नमस्कार। कार्यक्रम में खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। ख़ास इस मायने में है कि मध्य प्रदेश में 2018 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसकी सबसे बड़ी धुरी केंद्र बिंदु किसान था। और किसान कर्ज माफ़ी का वायदा करके कांग्रेस सत्ता में तो आई, लेकिन किसानों से किया गया वायदा शायद वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाई। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि किसानों का असंतोष रहा और उसी असंतोष को लेकर सड़क पर उतरने की बात रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, किसान या कर्मचारी या तमाम बिंदु। और उसके बाद बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन बीजेपी की सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह तय किया कि अब किसान ए से लेकर जेड तक किसान 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 केंद्र बिंदु रहेगा। और इसी कड़ी में एक किसान और बीजेपी के सीनियर लीडर को कृषि मंत्री का जिम्मा दिया गया। और क्या कमाल किया है उन्होंने। अगर अब तक हम देखें, बहुत कम समय उनके पास रहा है कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, कमल पटेल जी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस कम समय में उन्होंने किसानों के हितों को जिस तरह आवाज़ दी है और जिस तरह वो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसानों के हितों की आवाज़ उठाते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो रिवोल्यूशन किया है, चाहे हम तिवड़ा खरीदी की बात करें या मंडियों में ऐसे नवाचारी प्रयोगों की बात करें जिनसे 200 करोड़ रुपए तक की सालाना बचत हुई है, या फिर हम बात करें किसानों के हित चिंतन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की। किसानों पर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका रुकना असंभव है। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी से वो भर जाते हैं कि एक बार वो शुरू होते हैं तो फिर किसान किसान ही उनके जहन में है, क्योंकि वो खुद किसान है। इसलिए कोई उन्हें ये बता और समझा नहीं सकता है कि किसान की तकलीफ क्या है, किसान का दर्द क्या है और किसान को क्या चाहिए। तो चलिए आज कमल पटेल जी से बात करेंगे, ना सिर्फ किसान, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा देश में किसान है, किसान आंदोलन की वजह से भी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति और उससे जुड़े तमाम पहलू, क्योंकि नर्मदा के वो भक्त हैं, उसी अंचल से आते हैं और हमेशा वो मां नर्मदा की जय के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत भी करते हैं। बहुत स्वागत करता हूँ कमल पटेल जी। नर्मदे हर और जिंदगी भर वाह, मां नर्मदा वाह। का आशीर्वाद जी। हम सब पर रहे, जी। ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल कमल जी, और बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको भी और मध्य प्रदेश को भी। पहला मेरा प्रश्न यही है, अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, हमने देखा कि आपने छोटे छोटे गांवों में जाकर अलख जगाई है। आपने किसानों को ये बताने की कोशिश की है कि आखिर ये जो आपके हित चिंतन का एक विधेयक है जो पारित हुआ है और जिसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है, किस तरह की प्रतिक्रिया आप मध्य प्रदेश के किसानों में देख रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल से कुछ सिख किसान दिल्ली भी गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार का संकल्प लिया है कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुना करेंगे जी। और जब वो संकल्प लेते हैं तो पूरा भी करते हैं। मोदी जी ने 6 साल के अंदर इस देश को निराशा से आशा में बदला है। जी जी हाँ जी। और जो इस देश के बारे में कहते थे कि ये देश कभी सुधर नहीं सकता, उसको सुधारा है। स्वच्छता अभियान चलाकर दुनिया का सबसे बड़ा अभियान उन्होंने करके, जहां 73 साल हो गए हैं, 70 साल तक, जो महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, और महात्मा गांधी जी स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन जिस पार्टी ने 55 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपनों को या उनके विचारों को धरातल पर नहीं लाए। लेकिन मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, दो शख्स ऐसे हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसानों में एक नई उमंग जगी और एक खेती करने में जो उत्पादन बढ़ा है जी। और इसलिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने किसानों को जो 18% ब्याज मिलता था वो 0% पे किया, बल्कि माइनस 1 लाख ले जाओ 90,000 दे जाओ जी। सगे भाई से भी ज्यादा मैं कहता हूँ किसानों का कोई है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, और इसलिए मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो मोदी जी ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 3 कृषि कानूनों में संशोधन किए जी। ये किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, उनकी दशा और दिशा बदलेंगे, और खेती जो घाटे का धंधा थी आज तक वो लाभ का धंधा बनेगी। और जब किसान की खेती घाटे के धंधे से लाभ में आएगी तो किसान आत्मनिर्भर होगा। आज हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों करता है जी? क्योंकि उसकी लागत ज्यादा हो गई है,
और फसल जब ज्यादा हो जाती है तो भाव गिर जाते हैं, और उसके बाद वो घाटे के होते तो फांसी खाता है, उसके कर्ज उसको हो जाता है। और इसलिए किसान कर्ज में ना डूबे, किसान की खेती लाभ का धंधा हो और किसान आत्मनिर्भर बने, तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा जी। और इसलिए उन्होंने 3 कानून में संशोधन किए और एक स्वामित्व योजना लाई। हमारा देश जो है शहर और गांव और वन, शहरवासी, ग्रामवासी और वनवासी ये बने। गांव और वन में रहने वालों को उनको कोई मालिकाना हक नहीं है। गांव में भी मकान है और अब तो गांव में बड़े बड़े अच्छे मकान बने, लेकिन शहर में मकान है, ये मकान अगर ये 1 लाख का है तो इस पे 1 लाख का लोन मिल जाएगा गारंटी में रख के। बैंक लोन देती है जब गारंटी में रखती है उतनी प्रॉपर्टी, लेकिन यही मकान गांव में है और 1 करोड़ का भी है तो 1 रुपए का लोन नहीं मिलता, 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए की सीसी नहीं बनती लिमिट, और इसलिए गांव पिछड़ते गए। शहर के लोगों की सीसी लिमिट और सब काम आने से वो बैंक से लोन लिया, और शासन की जो योजना है उद्योगों में 40% सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज पे 50% सब्सिडी, वेयर हाउस पे 35% सब्सिडी, 30% पुरुष को महिला को 35% सब्सिडी, और ग्रामीण क्षेत्र में अटल जी ने शुरू किया था, लेकिन गांव में तो बने लेकिन किसान को नहीं मिला एक भी। क्यों? मैं भी चाहता था कि मैं किसान हूं, एक वेयर हाउस बना लूं ताकि मेरी एक फिक्स आय हो जाएगी तो मैं राजनीतिक अच्छे से कर सकता हूं। मुझे लगता है आप जब राजस्व मंत्री थे तब आपने इस तरह की एक पहल मध्य प्रदेश में की थी। जब मैं गया बैंक में, मैं बता रहा हूँ अपनी आप भी थी जी, तो मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे एक वेयर हाउस बनाना, मेरे पास जमीन है, आप लोन दीजिए, मेरे को 30% सब्सिडी मिलेगी। तो उन्होंने सबसे पहले बैंक अधिकारी ने कहा कि आपके पास शहर में प्रॉपर्टी हो तो हम गारंटी में रखने के लिए 1 करोड़ का वेयर हाउस है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा नहीं, गाँव शहर में नहीं है, गाँव में मेरे मकान है, मेरी जमीन है, उसको रख लो। बोले नहीं, जमीन सिर्फ आप खाद, बीज, दवाई, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर के लिए ले सकते हैं, उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ये भी तो कृषि पे आधारित ही है ना, हम जो पैदा करते हैं हमारे वेयर हाउस में रखेंगे। बोले नहीं दे सकते, कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं दे सकते। अगर हमने कहा कोई आलू की चिप्स की फैक्ट्री बनाने के लिए और टमाटर का स्वाद कुछ नहीं, बोले शहर में होगी तो होगी। अब गांव वालों के शहर में कहाँ से प्रॉपर्टी होगी, और इसलिए गांव पिछड़ते गए। तब मेरे मन में आया, जब मैं मंत्री बना तो मैंने कहा गांव वालों क्या इतिहास में नहीं है क्या, और इसलिए मैंने अधिकारियों को बुलाकर और ये निर्देश दिए कि ये मनाओ कि गांव भी हमारे कई सालों से, जब 12 साल से कोई कब्जा कर लेता तो कोर्ट उसको मालिक मान लेती है, किराएदारी खाली नहीं करता है। तो हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे, तो शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो गांव की क्यों नहीं, इसलिए इसका सर्वे करके और मालिकाना हक दिया जाए। और मैंने हरदा जिले का मसन गांव और भाट परेटिया 2 गांव है, उसको पायलट प्रोजेक्ट बनाया। 2 अक्टूबर 2008 को 1500 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार के पट्टे, मतलब मालिकाना हक हमने दिए निःशुल्क, उसमें उसका नक्शा सहित और उसको हमने दिया। उससे हमने बनाए मुख्यमंत्री आवास योजना, और उसमें हमने गरीब जिसका आवास ही ने उसको, और जो 2.5 एकड़ से छोटा किसान है सीमांत कर सकते, अच्छा उसको भी आपने उसको भी दिया, क्योंकि छोटे किसान के पास कच्चा मकान है, और उसको हमने 1 लाख रुपए बैंक से लोन दिलाया। और उसके कारण एक गाँव में इंदिरा आवास 1, 2 या 3 आती थी, कच्चे आते थे, 70,000 मिलते थे, और हमने 1 लाख में पक्का मकान, 1 कमरा, 1 किचन, 1 लेटरिन बाथरूम, और उससे 100 मकान एक साथ बने जी। और उसके कारण मध्य प्रदेश में हजारों मुख्यमंत्री आवास बने, लेकिन उसमें 50% सरकार का अनुदान 50,000 का मुख्यमंत्री जी ने दिया, और 50,000 वो भरेंगे 700 रुपये महीना। पहले मैं ये बता दूं कि आपने देखा कि कमल पटेल जी किसानों के विषय पर जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके पास न आंकड़ों की कमी होती है, न तथ्यों की कमी होती है, और न उनकी एनर्जी कम होती है। इस विषय पर मुझे लगता है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं कि अगर हम सुबह उनसे किसानों पर बात करना शुरू करें तो वो बिना रुके बोलते हुए न जाने, क्योंकि उनकी एनर्जी, क्योंकि सिर्फ ये तब होता है शायद जब आप सिर्फ एक विषय को लेकर, जो उनका मूल विषय है उनके विभाग का, आप उसमें इतना प्रवेश कर जाते हैं कि आप कुछ और सोचते ही नहीं। शायद उनके दिमाग में पूरे समय यही चलता रहता है कि ये कैसे कर लूँ, ये क्या कर लूँ, कोई सुझाव अच्छा आया तो ये प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुँचा दूँ, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट। सर ये इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि ये अपने विभाग को इतना आत्मसात करना, अपने स्वभाव, अपने चरित्र के भीतर तक ले लेना, और जो बातें आपने कही हैं तथ्यात्मक हैं। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों को लेकर जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने जिस तरह गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया वो अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरा, हमने ये महत्वपूर्ण, आपने भी आंकड़े देखे होंगे कि इस समय कृषि का क्षेत्र बहुत तेज़ी से भारत में आगे बढ़ रहा है। तो आप जैसे कृषि मंत्री भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी जैसी दृष्टि भी चाहिए,
और किसान आंदोलन अगर होते हैं हो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन समझाइश के साथ उसका समापन भी हो, बातचीत भी हो, कोई आप किस तरह देखते हैं कि आखिर आगे जो कृषि क्षेत्र है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, उनकी जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो वो, क्योंकि देश की आत्मा खेती है, रीढ़ खेती है, खेती को प्राथमिकता देते और खेती में सिंचाई की सुविधा और सारी व्यवस्था करते तो आज हमारा देश दुनिया में नंबर 1 होता जी। वो काम अब अटल जी ने शुरू किया और मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए किसान से ही इस देश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि 70% लोग तो गांव में रहते हैं। देश गांव का देश है, किसानों का देश है। रोजगार देने में भी काफी रोजगार आगे भी है। किसान ही देगा। बेरोजगारी जो आज समस्या है वो गलत नीतियों के कारण कांग्रेस की। मैं उदाहरण के दे रहा, मोदी जी ने अभी स्वामित्व योजना लाई जी। स्वामित्व योजना से अब गांव के प्रॉपर्टी का मालिकाना हो जाएगा। ड्रोन कैमरे से शुरू हो गया है। हरदा जिले के, हरदा जिला, डिंडोरी जिला, मैंने कहा ना मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट है। हरदा जिले के 13 पंचायतों को हमने 100% लोगों को पट्टे। केंद्र का पायलट प्रोजेक्ट है, केंद्र का, पूरे भारत सरकार का है। भारत सरकार ने तय किया है 2024 तक देश के एक एक गरीब गांव में रहने वाले जितने भी गांव हैं, चाहे वो 1 ग्राम हो या कोई, सबको मालिकाना हक देंगे। और उससे ड्रोन कैमरे सर्वे शुरू हो गया है। अभी 5 राज्य लिए हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी है। अभी इसी साल हमने हरदा और डिंडोरी जिले का शुरू किया है। और इसका खाका आपने योजना का काफी पहले ही बना के 2 अक्टूबर 2008 को कर दिया था। जी। और उसके अगर उससे मकान बने, मुख्यमंत्री आवास, तो आज करोड़ों मकान बन गए। हमको खुशी, हमारा जीवन सार्थक हो गया। जी। देखिए, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना सफलता हो गई, लेकिन सार्थक कब हो गए? जिस उद्देश्य के लिए बने हो वो उद्देश्य पूरा होगा, तब आप सार्थक हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सार्थक हो रहे हैं, शिवराज सिंह जी सार्थक हुए हैं, हम लोग काम करते हैं। और कांग्रेस ने 55 साल काम किया, हम क्या कह रहे हैं? एक शौचालय नहीं बनाया, एक मकान नहीं बनाया, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, गांव में सड़क नहीं दी 1 किलोमीटर। आज हमने सड़कें गाँव जाकर। एक चीज मुझे बताइए, एक मेरे मन में जिज्ञासा है, कांग्रेस पर हमला करने के लिए भी कोई रणनीति आपने बनाई क्या? क्योंकि कांग्रेस पर हम देखते हैं कमलनाथ जी, कमल पटेल जी सबसे पहले हमला करने के लिए तैयार। कांग्रेस पर कोई बात होती है, अभी आपने वल्लभ भाई पटेल की बात कर डाली। आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हम कांग्रेस के पीछे नहीं है। वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस के थे जी, लेकिन हम उनको आदर्श मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और हमको गर्व होता है उनका नाम लेते हुए। कल उनकी पुण्यतिथि थी, हमने जब सभा शुरू की तो सबसे पहले उनको प्रणाम किया। वो भी कांग्रेसी थे। देखिए, इस देश का जो भी नागरिक वो हमारा अपना है जी, लेकिन आप 55 साल राज किया आपने, गांव के नाम पर, गरीब के नाम पर, गांधी जी के नाम पर, लेकिन तुमने उनके रास्ते पे नहीं चले। गांव में तुमने 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। देखिए, बजट जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब सरकार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो 80% लोग गांव में रहते थे, 20% शहर में रहते थे। वो भी शहर भी हमारा है, लेकिन आपने बजट का 80% शहर पे खर्च किया और 20% गांव में खर्च किया। क्या गांव में इंसानी रहते? मेरे को इसलिए तकलीफ है कि मैं गांव में जब छोटा था तो पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे, लालटेन में पड़ते थे। 12 किलोमीटर घुटने घुटने कीचड़ रहता था, जाते थे। अगर गांव में बारिश में बीमार हो जाए तो खटिया पे लाकर डालना पड़ता था। हमारे खेत में हम नहीं जा सकते, घुटने घुटने कीचड़, बारिश के घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो 55 साल तक गांव में 1 किलोमीटर सड़क क्यों नहीं बनाई? गांव में आपने लाइट क्यों नहीं दी? गांव में आपने स्कूल अस्पताल क्यों नहीं दिए? सब शहरों में। और इसलिए लोग गांव से शहर में आए, तो 12% लोग अब शहर में आ गए गांव से, 32% शहर में, 68% गांव में। तो गांव के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने जो विकास का पहिया उल्टा था उसको सीधा किया। उन्होंने कहा बजट 68% गांव में लोग रहते थे, 68%, 32% शहर में। और इसलिए अब गांव का विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो आज गांव गांव तक 500 की आबादी तक। मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 के नीचे। अब मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है खेत में जाने से। सुबह उठता है, खेत में जाता है, मजदूर, महिलाएं, बच्चे और मवेशी भी। फिर किसान मंडी जाता है तो सड़कें नहीं थी, बड़ी मुश्किल से फसल बेच के आते थे, वहां लूटते थे, अधिक तोलते थे। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटा मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैंने लड़ाई लड़के हरदा में लगाया, पूरे प्रदेश में। अब जब मैं मंत्री बना, दूसरे दिन मैंने एक आदेश निकाला कि पहले किसान ट्रैक्टर टाली से लाता था, माल खाली करता था, बोरे भरते थे हम माल, फिर तोलते थे, तब तक का पैसा हमाली का किसान देता, जैसे तुला माल आधा पैसा। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, अब ट्रैक्टर टाली आ गई हाइड्रोलिक वाली। किसान आया, ट्रैक्टर टाली खड़ी की 60 कुंटल, हाइड्रोलिक से खाली की, फिर खाली टाली 20 कुंटल, तो 40 कुंटल माल हुआ। उसका पेमेंट वो 20 रुपए 17 रुपए दे चुका। पर अभी भी व्यापारी हम्मालिक और तुलावटी का पैसा काटता है, जबकि न हम्माल हाथ लगाता न। मैंने 200 करोड़ रुपए साल के लगते थे, वो रुकवाए जी। अभी तक क्यों नहीं किया? पिछली बार कांग्रेस की सरकार रही, 1 साल मंत्री रहे। सचिन यादव ने पूछना चाहता हूँ सचिन यादव जी से कि तुमने किसानों को दो क्या? मैंने आते थे एमडी से कहा कि एक बार तुलाई का हो गया तो दोबारा है, मैं 420 120 भी मैं अंदर कराऊंगा सबको, तब जाकर ये रुका। इसके बाद किसान
कमल जी, जाना ये पैदा। इसमें जिज्ञासा ये मेरी, पूरे मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक, प्रमुख मंडियां इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से लैस हैं? हाँ, लगभग है, और बाकी जो नहीं है उनको भी हम कर रहे हैं उसको। लेकिन जहाँ हमाल करता है हमाल को मिलना चाहिए। अगर वो तुलावट कर रहा है, हाँ, ठीक मेहनत बात करता है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब हाथ ही नहीं लगा रहा, अभी कोरोना का एक संकट आया, कोरोना के संकट में हमने घर से, मुख्यमंत्री जी ने कहा घर से भी छूट दे दो, तो हमने सौदा पर्ची से घर से दे दी। अब आप किसान हैं, आपने अपने मजदूर से घर से माल तुलवाया, ये व्यापारी लेकर गए, उनके वेयर हाउस पे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला और रख दिया। चूंकि एक एक्ट में प्रावधान था कि मंडी का जो तुलैया है लाइसेंसधारी, उसके दस्तखत होते हैं तभी उतना माल माना जाता है, बिल होता है, पेमेंट करता है। अच्छा। तो खाली दस्तखत करने के 10,000 रुपए 1,000 कुंटल के उसको मिल रहे हैं, वो भी गलत था। तो वो भी नियम बदल दिया मैंने तत्काल, तो वो भी बचाया। तो ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। ये कब कर सकता है? जब किसान की तकलीफ पता है उसको। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कमल जी, जिसकी तरफ आपका भी रुझान है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काफ़ी उस तरफ तवज्जो देते हैं। वो विषय है नर्मदा संरक्षण का। जो हमारी जीवनदायिनी माँ है नर्मदा, हम सबका बड़ा भावनात्मक जुड़ाव है उनसे, और आप और मुख्यमंत्री जी तो नर्मदा किनारे के रहने वाले हैं और हमेशा नर्मदा से एक बड़ा भावनात्मक मातृवत संबंध आप सबका है। आप हमेशा नर्मदा से जो रेत खनन का विषय है, आप उसको हमेशा बहुत, आपने उस पर तवज्जो दी है। रिसेंटली भी आपने कहा है कि ये जो पोकलेन से नर्मदा खनन की प्रक्रिया है, इस पर नियंत्रण हो, और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सकारात्मक रवैया रहा है इसको लेकर। देखिए, मेरा गांव में जहाँ पैदा हुआ वो रातातला ही है। नर्मदा जी का जो नाभि स्थल है, सेंटर नेमावर और हंडिया के बीच में, वहाँ से 10 किलोमीटर है, और हम बचपन से पैदल जाते थे वहाँ स्नान करने हर अमावस्या को। इसलिए माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। नर्मदा जीवनदायिनी है, पुण्यदायिनी है। गंगा जी में डुबकी लगा के स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिलता है। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी को जीवित इकाई माना है। और नर्मदा हमारी जीवनदायिनी भी है, पुण्य देने वाली भी है। ये लोग तो क्या, परलोक भी सुधारने वाली है, और करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। नर्मदा एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, इसलिए वो प्रातः स्मरणीय है। उसकी सुरक्षा करना, संवर्धन करना, उसका जल हमको पवित्र करे, उसको रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा सरकार ने उसको जीवित इकाई माना है। लेकिन जो ठेकेदार है या लोग अवैध खनन करते हैं, रेत होती है, नर्मदा जी है, नदियां ऐसी चलती है, तो बारिश जब आती है तो वो जो ढेर लग जाते हैं नदी, वो रेत निकले, हमें आपत्ति नहीं, किसी को भी नहीं, सरकार को भी नहीं, ठेके देते हैं। लेकिन पानी के अंदर से पोकलैंड से रेत निकालते हैं, उससे मछलियां मरती हैं, पर्यावरण बिगड़ता है। लोग स्नान करने जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ माना गड्ढे के अंदर डूब जाते हैं, और ओवरलोड डंपर चलते हैं, उससे हमारी सड़कें खराब होती हैं, लोगों को दुर्घटनाओं में जान जाती है, और पूरा वातावरण बढ़ सरकार की छवि। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अब नर्मदा जी के अंदर मशीनों पर रोक लगा दी, पानी में से एक मुट्ठी भी रेत नहीं निकाल सकते, एक तगारी रेत नहीं निकाल सकते। रेत सिर्फ जहाँ खदान है, रेत खदान, उससे निकालें, और 5 किलोमीटर दूर स्टॉक करें, 5 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर के पहले, और ट्रैक्टर ट्राली से माल जाए, वहां से फिर ठेकेदार बेचे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक डंपर है जिसकी क्षमता आरटीओ से 18 टन की है, किसी की 22 टन 25 टन है, अब वो 55 60 टन ले जाते हैं। उससे रोड हमारे गांव के खराब हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही, वो ना हो। और अगर कहीं भी अवैध खनन पाया गया और उसका क्या, तो कार्रवाई होगी। मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, मैंने जबलपुर कमिश्नर से बात करके तत्काल कार्रवाई, जहां भी कहीं गलत होगा, मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा कहा है कि मध्य प्रदेश में माफिया नहीं चलेगा, अवैध काम करने वाला नहीं चलेगा, अवैध निर्माण नहीं चलेगा, अवैध खनन नहीं चलेगा, अवैध कोई भी काम होगा नहीं चलेगा, और जो करेगा उसको हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। एक बड़ी बात ये भी है इसमें कमल जी की, ये आरोप हमेशा से लगता रहा है, जो सच के भी बहुत करीब है, कि रेत उत्खनन के काम में कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमेशा से सक्रिय रहे, और कई बार तो ये भी, माफ़ कीजिएगा, माना जाता है कि उनका एक कार्टेल बन जाता है। कांग्रेस का भी नेता शामिल होता है, बीजेपी का भी शामिल होता है, क्योंकि पैसे की पार्टनरशिप बड़ी आसानी से हो जाती है। आप क्या अंतरात्मा के आधार पर भी अपील करेंगे कि वो लोग जो इसी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि जो जिनको कानून का डर नहीं है, जिनको व्यवस्था का डर नहीं है, वो अपनी ही माँ के साथ ये छल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी व्यवस्था भी कर दी ना हमने मैं कह रहा हूँ आपको, हमने व्यवस्था की। और मैं नागरिकों से भी अपील कर रहा हूँ कि कहीं भी अवैध खनन हो रहा है, आजकल मीडिया है, मोबाइल है, आप फेसबुक पे लेके जाइए, वीडियो करिए, मुख्यमंत्री जी को सूचना दीजिए, चीफ सेक्रेटरी को सूचना दीजिए, डीजी को सूचना दीजिए, मंत्रियों को सूचना दीजिए, हमको सूचना दीजिए। गलत काम करने वाला चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा,
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और गलत काम करने वाला चाहे किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये हम विश्वास दिला रहे हैं और सीधे जनता के अपील कर रहे हैं, आप हमें वीडियो भेजिए, हम तत्काल कार्रवाई कराएंगे। कमल जी, कुछ अरसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी जिसमें कोई भी मेधावी व्यक्ति, छात्र भी उनको संदेश भेज सकता था किसी नई नवाचारी योजना को लेकर। किसानों की तरफ से एक बात उठती है कि हमारी बात सुनने के लिए कोई इस तरह का फोरम होना चाहिए जहां हमारे जो सुझाव हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप जिस रीजन से आते हैं वहां किसानों ने बड़े नवाचारी प्रयोग किए। हरदा, होशंगाबाद और खंडवा का ये नर्मदा पट्टी जो पूरी है, क्या आप सोचते हैं कि किसानों से भी उनके प्रयोग, उनके सुझाव मंगाने चाहिए? नहीं, किसानों से ही क्यों, किसान से भी, आम नागरिक से भी। और मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने तो चुनाव के पहले पूरा हमारा घोषणा पत्र जो था वो पूरा हमने उसी पे बनाया था कि जनता हमको सुझाव दे क्या चाहती है। हमने डब्बे रखवाए जगह जगह। और अभी भी मैं कृषि मंत्री हूँ, पहले ही दिन मैंने एक आदेश किया कि ये देश राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी है। किसान और गांव के लोग हिंदी जानते हैं लेकिन सर्कुलर इंग्लिश में निकलते हैं। उनके लिए जो योजना बनती है वो इंग्लिश में वो जानते ही नहीं, तो फायदा कहाँ से उठाएंगे। और इसलिए हमने कहा कि सारी हमारे जो योजनाएं हैं वो हिंदी में होगा, काम हिंदी में होगा। दूसरा, मैंने एक किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र प्रारंभ किया है। उसका नंबर है 0755-255-8823। ये नंबर है। इसमें आपको कोई समस्या हो आप बताइए, हम उसको त्वरित निराकरण करते हैं। हम गांव के रहने वाले, क्या क्या गांव में तकलीफ है, किसान को कहाँ तकलीफ। अब किसान को तकलीफ सबसे ज्यादा है खेत में जाने की। और इसलिए किसान भाइयों, मैं बंसल चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अब किसानों के खेतों के भी रास्ते बनाएंगे। जो 80 कड़ी के गोए थे वो हम ही लोगों ने एक एक बित्ता सर्कस करके के 10 कड़ी के कर दिए, उनको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। और सारे किसानों के जितने भी एक गांव में 5-7 गोए रहते हैं वो सब अर्थवर्क खेत से 2 ऊपर ऊंचा उठ ग्रेवल रोड बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे, ताकि हमारे किसान को खेत में जाने में दिक्कत नहीं जाए, हमारी माता बहनें निंदाई गुड़ाई करने उनको दिक्कत ना जाए, हमारे मवेशी जाते हैं उनको भी दिक्कत नहीं जाए, और दोपहर में माता पिता का भोजन लेके जो बच्चे आते हैं उनको भी दिक्कत नहीं जाए, 12 महीने खेत में जा सके, ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और उनका उचित मूल्य मिले। इसलिए मोदी जी ने ये नया एक्ट लाए हैं। अब गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव के विकास के द्वार खुलेंगे। अब किसान सिर्फ एमएसपी नहीं करेगा, एमआरपी लायक बनाने वाला कानून है। अब किसान का खेती भी करेगा, एक बेटा व्यापार व्यवसाय करेगा, एक उद्योग लगाएगा और निर्यात भी करेगा और एमआरपी पे माल बेचेगा। क्यों? सिर्फ हमारा काम खेती करना ही है क्या? मेहनत करें हम और माल कमाए मुट्ठी भर लोग। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये देश में मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए और किसान वहीं का वहीं रह गया, बल्कि घाटे का धंधा कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। अब किसान खेती भी करेगा और उद्योग भी लगाएगा। वो जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो गांव के अब करोड़ों लोग कमाएंगे। और गांव में जब उद्योग लगेंगे तो गांव के लोगों को बेरोजगारी भी दूर होगी, उनको भी रोजगार मिलेगा, ताकि गरीब किसान इस देश को गढ़ेगा। और वो गढ़ाने वाले हैं मोदी जी। इसलिए मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और मोदी जी से निवेदन करता हूं कि ये जो आपने कानून लाए हैं किसानों के हित में, देश के हित में, इसको जारी रखना है। कुछ चुटकी भर मुट्ठी भर लोगों के विरोधियों के दबाव में नहीं आना है। और जो किसान इन कांग्रेसी कम्युनिस्टों जो गुमराह कर रहे हैं, ये उद्योगपति गुमराह कर रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत आइए। आप इस कानून को पढ़िए, समझिए और मोदी जी का साथ दीजिए। मुझे लगता है सवाल तो कई थे मेरे जहन में, लेकिन मुझे लगता है कि किसान और किसान, अगर आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से बात करते हैं तो उनके जहन में किसान और किसान है। बिल्कुल ठीक है, ये उनका विभाग है। लेकिन कमल पटेल जी से जब आप बात करेंगे तो किसानों के अलावा किसी और विषय पर बात करना मुमकिन नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी कृषि मंत्री एक किसान है जो किसानों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। बहुत धन्यवाद कमल पटेल जी इस बातचीत के लिए। और ख़ास मुलाकात में अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए।